एवरीवन। तो टारगेट 20/20 में ये हमारी 8th वीडियो रहने वाली है। इससे पहले हम 7 वीडियो कर चुके हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले बता देती हूँ मैं कि ये जो पेपर करने वाले हैं, ये पेपर है हमारा पीजीटी फिजिक्स, जो कि फीमेल का हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 29/6/2021 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से धनुष्टंकार में कौन सी संधि है? तो देखिए यहाँ पर संधि है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे धनु। धनु के बाद हमारे पास यहाँ पर विसर्ग आ जाएगा, जमा, उसके बाद इसको हम लिखेंगे टंकार। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास विसर्ग के बाद ट या ठ, इन दोनों में से कोई भी हमारे पास अगर आता है तो वो आधे से के अंदर बदल जाता है। जैसे यहाँ पर इसमें जो ये स आया है, ये हमारा आधा से आया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो कि हमारे पास संस्कृत के अंदर जो शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं, यानी वैसे के वैसे ही हमारे पास हिंदी के अंदर आते हैं, यानी उनमें कोई बदलाव नहीं होता। तो ज़्यादातर तत्सम शब्द में क्या होता है, जो आधे वर्ण आते हैं हमारे पास, जिन शब्दों में ज़्यादातर आधे वर्ण होते हैं वो ज़्यादातर हमारे क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। तो यहाँ पर जो स्वासुर है वो हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए बहिर्मुखी शब्द के अंदर जो है, अगर हम इसको करें तो बहिर अलग हो जाएगा और इसमें मुखी अलग हो जाएगा। तो इसके अंदर जो है हमारा बहिर है। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संख्या का उदाहरण नहीं है? भाववाचक संख्या मतलब जैसे कि किसी भाववाचक संख्या में क्या होता है, हमें भाव जो देखते हैं, जैसे खामोशी, ईमानदारी, गहनता, ये तीनों के तीनों हमारे भाववाचक संख्या के उदाहरण हैं। लेकिन बाजार जो है, बाजार हमारा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बाजार जो है हमारा समूहवाचक का उदाहरण है, या हम जातिवाचक का भी कह सकते हैं, क्योंकि जो जातिवाचक है हमारा वो समूहवाचक, जातिवाचक जो है उसी का ही भाग जो है वो समूहवाचक है। आगे चलते हैं। अगले में हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से मूषक का पर्यायवाची शब्द कौन था? तो मूषक का यहाँ पर हो जाएगा हमारा इंदूर। और मूषक के हमारे क्या हो सकते हैं? मूषक का एक हो सकता है हमारे पास पिंग हो सकता है, और मूषक का हमारे पास खनक हो सकता है, और मूषक हमारा गणेश का वाहन है तो गणेश वाहन हो सकता है। और क्या हो सकता है? और जो है हमारे पास, इसको मूस बोल सकते हैं, मुष्टा बोल सकते हैं, और एक हमारे पास है आँखों भी इसी को बोला जाता है, और हम इसको बहु प्रज भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे कुछ और पर्यायवाची होते हैं मूषक के। आगे चलते हैं। यहाँ पर तो हमारा इदूर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो चिकित्सा गृह लिखा है वो सही है। अगर हम इसका अभिलाषा का सही रूप लिखे तो इसको लिखेंगे हम अभिलाषा, ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं रक्तलोचन। रक्तलोचन जो है हमारा, ये हमारा रक्तलोचन है। और ये जो ट आता है, ट नहीं होता यहाँ पर, श्रेष्ठ लिखा जाता है, से श्रेष्ठ। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें बताना है, निम्नलिखित में से मौन का विलोम कौन सा होगा?
मौन मतलब जो कुछ नहीं बोलता है। मितभाषी जो कम बोलता है। खामोश है, शांत है। ये तो क्या हैं इसके, यानी कि ये समानार्थी है। विलोम पूछा है तो यहाँ पर मुखरता जो है इसका अलग हो जाएगा। अगला है हमारे पास, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। दो दिशाओं के बीच की दिशा, तो दो दिशाओं के बीच की दिशा को हम कहते हैं उपदिशा। क्या कहते हैं हम? उपदिशा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से दिया गया वाक्य किस काल का उदाहरण है? श्रेया स्कूल जा रही थी। जा रही थी यानी कि जा नहीं चुकी, मतलब अभी वो जा रही थी, यानी कार्य क्या हो रहा है? कार्य अभी भी चल रहा है, यानी पूर्ण नहीं हुआ है, यानी पूरा नहीं हुआ है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ये हो गया हमारा अपूर्ण भूतकाल का। अगला हमें बताना है, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए, जो नेतागण है और पाठक वृदंत है और शासक वर्ग है। नेतागण, नेता जो है इसमें एक वचन है। पाठक वृदंत में पाठक इसमें एक वचन है। और शासक वर्ग में शासक जो है यहाँ पर एक वचन है। ये जो तीनों हमारे पास, इनके जो है ये और ये जो हमारे एक वचन है, और इनके पीछे ये शब्द लगा दिए तो ये हमारा बहुवचन बन गया। अब ये हमारे क्या बन गए? बहुवचन बन गए। तो दिशा जो है हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो यहाँ पर जो कर्ण और अर्जुन साथ ही रहते हैं, देखिए मिश्र वाक्य में क्या होता है, ज़्यादातर जो एक मतलब दो से ज़्यादा जो है वहाँ पर कर्ता होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि दो से ज़्यादा वहाँ पर क्रिया मिलेंगी। और जब क्या हो, दूसरा जो है वो पहले पर ही डिपेंड करता हो, तो वो हमारा मिश्र वाक्य के अंदर आ। जैसे यहाँ पर देखिए, यदि पानी न बरसता तो सूखा पड़ जाता। अब सूखा पड़ना किस पर डिपेंड है? अगर पानी नहीं बरसेगा। आश्चर्य है कि वह हार गया। यहाँ पर आश्चर्य की बात है। यहाँ पर कार्य समाप्त हो जाए तो आप जा सकते हैं, यानी कब जा सकते हैं? पहले कार्य समाप्त करना है, उसके बाद आप जा सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये हमारा जो है संयुक्त का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जब दो क्रिया या दो कर्ताओं को हम योजक चिन्ह से, जैसे यहाँ पर और आया है, तथा आ जाए, जो आ जाए, इस तरीके के शब्द हम लगा देते हैं तो वहाँ पर हमारा संयुक्त वाक्य बन जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वाच्य का प्रकार का चयन कीजिए। लड़कियां विद्यालय जा रही हैं। तो देखिए इसके अंदर हमारा क्या होगा? कृतवाच्य होगा। कृतवाच्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार रहती है, या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि काम करने वाला अगर कर्ता हो तो वो कृतवाच्य होता है। या फिर हम एक और चीज़ कह सकते हैं कि अगर हम प्रश्न करते हैं और हमारे पास कौन के रूप में अगर उत्तर मिलता है, जैसे कौन विद्यालय जा रही हैं, तो कौन जा रही हैं? लड़कियां विद्यालय जा रही हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, कृतवाच्य। आगे चलते हैं। आगे हमें मुहावरे का अर्थ बताना है। अंधे के आगे रोना। अंधे के आगे रोना, अगर कोई व्यक्ति अंधा है और उसके आगे कोई रो रहा है तो क्या उसको उसकी आंसू दिखाई देंगी? नहीं देंगी। इसका मतलब है कि निर्दयी से दया की याचना करना, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत निर्दयी है, क्रूर है, उससे आप दया की याचना कर रहे हैं, यानी भीख मांग रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आगे चलते हैं। अगला भी हमें लोकोक्ति दी है। लोकोक्ति क्या दी है?
9 की लकड़ी 90 खर्च। लकड़ी 9 की थी और उसके ऊपर हमने क्या किया, 90 खर्च कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि मूल्य से अधिक वस्तु की देखरेख में व्यय करना। व्यय मतलब खर्च करना, यानी चीज कम की थी लेकिन हमने उसके रख रखाव में ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए वाक्य में निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए हमारे पास डबल इन्वर्टेड कोमास का इस्तेमाल हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पर, ये वाले कोमास जो है हमारे पास लगाए गए हैं। एक्चुअली में ये वाले जो होते हैं, ये हमारे जो होते हैं वो, इसको हम अगर हम बात करें तो ये हमारे पास पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है। ठीक है, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर चिन्ह की बात करें, हमें आंसर ये दिया है तो ये हमारा एक्चुअली में ये सिंगल वाला होता है। और इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, दूसरा हम इसको जानते हैं, ऊर्ध्वाधर का जो दूसरा है वो होता है हमारा अवतरण। क्या होता है हमारा अवतरण चिन्ह। ये हमारा अवतरण चिन्ह होता है और चिन्ह को हम ऐसे लिखते हैं, अवतरण चिन्ह। ये हमारा हो गया अवतरण चिन्ह। तो उसके बाद अर्ध विराम चिन्ह हमारा कौन सा होता है, अर्ध विराम चिन्ह हमारा ये वाला होता है, ये वाला। और योजक चिन्ह हमारा बीच में ऐसा लगा होता है और विवरण चिन्ह जो होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है अगला हमें दिया गया है गद्यांश। पहले वीडियो को पॉज करके इस गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। आई होप सबने इसको पढ़ लिया होगा। अब हम आगे अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक कौन सा है। तो उचित शीर्षक यहाँ पर है हमारा विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन जो है हमारा, विद्यार्थी जीवन की विशेष मानसिकता। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अबोध शब्द से क्या अभिप्राय है। अबोध, जब किसी शब्द के आगे ए लग जाता है हिंदी में तो वो जो है उसका अपोजिट वर्ड बनाता है, यानी कि विपरीतार्थक बना जाता। जैसे बोध का मतलब होता है उसे उस चीज का ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान है, और ए लगा दिया मतलब उसको ज्ञान नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नादान। अगला प्रश्न है हमारा, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार मनुष्य सदैव विद्यार्थी है क्योंकि वह सदैव कुछ न कुछ नया सीखने की इच्छा रखता है। अगला प्रश्न है हमारा, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी जीवन का आपसी लड़ाई झगड़ा जल्दी समाप्त हो जाने का कारण क्या है। मन की सरलता एवं निष्पक्ष भावना। अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से स्थूल का विलोम शब्द क्या है। देखिए, स्थूल का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इसका उल्टा पूछा है तो मतलब सूक्ष्म, बहुत ही छोटी छोटी चीजें। तो हमारा प्रश्न पत्र यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक नए प्रश्न पत्र के साथ।